अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, ईरान और इज़राइल की जंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और इस वक्त दुनिया ये कहने पर मजबूर हो गई है कि ये एक आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है। उसकी वजूहात हम आगे चल के आपको बताएंगे। फ़िलहाल सबसे पहले जो है इज़राइल ने तेहरान में जो ऑयल रिफाइनरी थी उसके ऊपर हमला किया, वहाँ पे मिसाइल दागे और उसका जवाब अब तकरीबन 40 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो ईरान ने भी दाग दिए जनाब उनके शहर हाइफा जो है उसके अंदर, जहाँ पर उनकी ऑयल रिफाइनरी है। और ये बात जो है वो बढ़ती जा रही है। और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो सदर पुतिन से बात की, तकरीबन 50 मिनट उनके दरमियान बात रही और दोनों जो हैं वो ये चाह रहे थे कि जनाब ये जंग जो है ये ख़ित्ते के लिए या पूरी दुनिया के लिए शायद एक ख़तरा बन सकती है, इसको रुकना चाहिए। ये वही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दिन अगर ये कोशिश की होती, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले जो है वो गोंगलों से मट्टी झाड़ रहे थे और कह रहे थे कि ये इज़राइल का और ईरान का अपना मामला है और हमने इज़राइल से लातल्लुकी ज़ाहिर की है। लेकिन इसके पसे पर्दा जो है इस वक्त जर्मनी और इंग्लैंड और जो अमेरिका है वो कहीं ना कहीं इस जंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं या बन जाएंगे और वो ये प्रेशराइज़ कर रहे हैं क्योंकि सबको ये नज़र आ रहा है। लेकिन क्या दूसरी तरफ भी ईरान के साथ यमन के अलावा कोई खड़ा है? वक्ती तौर पर चाइना और रूस की जो सपोर्ट तो हासिल है और वैसे तो वर्बली पाकिस्तान ने भी कहा है, उसके साथ सऊदीया ने भी कहा है, दीगर ममालिक ने भी कहा है, लेकिन वक्त आने पर पता लगेगा कि कौन किसके साथ खड़ा है। लेकिन ये जंग जो है ये बढ़ती जा रही है। हम कुछ ऐसी आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, जैसे मैंने आज सुबह के व्लॉग में कहा था कि ईरान ने गज़ा बना दिया इज़राइल के शहर तल अबीब को। उसकी कुछ पिक्चर्स होंगी, कुछ लेटेस्ट वीडियोज़ हैं, वो हम आपको दिखाएंगे और वहाँ पे हालात क्या हैं। और दूसरी तरफ इस वक्त जो नेतन्याहू हैं उनके बारे में मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि वो ग्रीस में हैं, वहाँ कहीं चले गए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि उनकी जो कैबिनेट थी, पूरी कैबिनेट, उसने एक आखिरी मीटिंग की और उसके बाद पूरी कैबिनेट जो है मुल्क से भाग चुकी है। ना सिर्फ कैबिनेट भाग चुकी है बल्कि उन्होंने अपने इस्तेमाल के अंदर जो उनकी एयरलाइन है और जो नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट के इस्तेमाल में जो एरोप्लेन हैं वो सारे जो हैं साइप्रस जो हैं वहाँ पे जाके टैक्सी कर दिए हैं। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कहते हैं कि जनाब एक मिसाल थी, वो मैं देना नहीं चाहता, बस इतना कहूँगा कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, कि भाई आप पहले पहल करते हो, पहले जनाब हमला करते हो और बदमाशी करते हो और फिर आप अपनी आवाम को, लोगों को वहाँ छोड़ के कि जाओ तुम बंकरों में घुस जाओ जब मिसाइल आएंगे और ख़ुद मुल्क से भाग जाते हो। ये है तुम लोगों की दिलेरी। उनके लोग वहीं पे थे, वहीं पे अपने घरों में सो रहे थे जहाँ पे उनको आपने शहीद किया और अब वो आपको, वो कहते हैं ना टिट फॉर टैट, वो टिट फॉर टैट करके आपसे हर चीज़ का बदला ले रहे हैं। आप एक हमला करेंगे उनकी रिफाइनरी के ऊपर, वो आपके हमला करेंगे लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा मिसाइल जो है वो आप पे दागेंगे। उसकी वजूहात ये हैं कि इस वक्त तक जो दुनिया हैरान है और परेशान है कि ईरान ये कामयाबियाँ किस तरह हासिल कर रहा है, क्योंकि उनका जो डिफेंस एयर सिस्टम है वो उनके पास 4 से 5 लेयर्स हैं। और उसके अलावा आप देखें कि जो इस वक्त अड्डे बने हुए हैं अमेरिका के जो मिडल ईस्ट के अंदर, और उसके साथ जो उर्दन है वहाँ से इनके जो मिसाइल हैं वो इंटरसेप्ट किए जाते हैं। इसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे इनके जो हैं वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें क्रॉस करके जो है फिर कहीं जाके जो है वो उनको ये मौका मिलता है कि वो इज़राइल के शहरों तक पहुँच सके। अब इज़राइल ने अभी तक तकरीबन 13 ऐसे शहर हैं जहाँ पे ईरान पे हमला किया और ईरान ने उसके अगेंस्ट जो है वो 5 शहरों पे हमला किया है। अब बताया ये जा रहा है कि वहाँ पर भी हाइफा में भी ठीक ठाक तबाही हुई है, ठीक ठाक वहाँ पर जो है वो बमबारी हुई है। लेकिन चूँकि इस वक्त इज़राइल ने जो है वो सख्त पाबंदी लगा रखी है कि किसी किस्म की कोई तस्वीरें, वीडियो और ये चीज़ें आप नहीं दिखाएंगे, क्योंकि भाई उनको शर्म आती है, क्योंकि वो तो बदमाश बने हुए थे, वो तो इलाके के जो हैं वो सुल्तान बने हुए थे कि हम जिसको चाहेंगे डरा लेंगे, जिसको चाहेंगे भगा देंगे, क्योंकि हमारे पीछे अमेरिका है, हमारे पीछे वेस्ट है, हमारे पीछे ये है। लेकिन अल्लाह की ज़ात जो है वो भी ईरानियन के साथ है, लोगों की दुआएं ईरानियन के साथ हैं
और उनके जो मज़ाइल हैं वो अबाबील की तरह जाकर इनके ठिकानों पे लगते हैं और इनकी अकल ठिकाने आ रही है। अब इसका जंग रोकने का एक ही तरीका हो सकता है कि इज़राइल जो है वो ख़ामोश होकर बैठ जाए, जो उसने किया, जो उन्होंने किया। लेकिन इज़राइल की जितनी बेइज्जती हो चुकी है, जितनी उसकी नमोशी हो चुकी है, वो चाहेगा कि वो ईरान से बदला रहे। जहाँ तक ईरान के न्यूक्लियर साइट की बात है, तो उनका एक हम तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहाड़ों के अंदर है और ये डीप इन साइड है। यहाँ पे आम मिसाइल काम कर ही नहीं सकता। और ये भी बताया जा रहा है कि ईरान ने इसके ऊपर बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया और बड़ी तेज़ी से काम शुरू कर दिया है। अफवाह तो इतनी ज़्यादा इस वक्त फैली हुई है कि ईरान किसी वक्त भी धमाके कर सकता है, ऐलान कर सकता है। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा था कि जो अमेरिका ने अपना ख़दशा ज़ाहिर किया और दुनिया को बताया कि शायद ईरान कोई न्यूक्लियर जो है वो हमला कर दे। बहरहाल ईरान फ़िलहाल जो अपने उनके जो खैबर मिसाइल हैं या दीगर जो उनके मिसाइल हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, उसी को यूज़ कर रहा है। लेकिन हम वो आपको पिक्चर जो दिखा रहे हैं, ये इतना डीप है कि यहाँ पे वो जो अमेरिकन साख के टोरा बोरा वाले जो मिसाइल हैं जो उन्होंने वहाँ मारे थे, वो शायद काम कर जाएँ, और तो कोई मिसाइल यहाँ पे काम नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे लगता है कि इस वक्त जो है वो अमेरिका और दीगर मुल्क जो हैं इस जंग में कूदना चाहते हैं। और इसकी एक और बड़ी वजह यह है कि इस वक्त तो मिसाइल और असले की जंग हो रही है, एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं, माशी हमला भी हो सकता है। और वो है ईरान के बाद बहुत बड़ा हथियार कि ईरान जो है अपने वो पानी बंद कर सकता है, जहाँ से तकरीबन 20% जो सप्लाई है ऑयल की, वो वेस्ट को, इन सारी दुनिया को, इवन इंडिया को जाती है। जो उनका खलीज फारस का जो एरिया है, उसको अगर वो बंद कर देते हैं, गालिबन उसका नाम अबनाए हरमस है, वो अगर बंद हो जाता है। और दूसरी तरफ यमन के हूज़ी जो हैं, आपको पता है एक वो रास्ता है, वो अक्सर ड्रोन का डाल के वो अक्सर वहाँ पे जो है वो निशाना बांध के बैठे होते हैं, वहाँ से भी बंद हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है जिससे 20% मईशत दुनिया की जो है वो धड़म से नीचे जा सकती है। फिर हर चीज़ जो है वो आसमान पे चली जाएगी। तो ये भी एक फ़िक्र है इस वक्त दुनिया को लायक है कि भाई ये मामला अगर बढ़ता जाता है। दूसरी तरफ अगर ऐसा होता है कि दीगर ममालिक जो हैं वो इसमें कूद पड़ते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ईरान के साथ भी कुछ ऐसी ताकतें और जो क़ुव्वतें हैं वो शामिल हो जाएंगी, और ये फिर एक आलमी जंग की सूरत इख्तियार कर सकती है। अब ईरान के अंदर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं कि इस वक्त ईरानियों ने तकरीबन 70 से 80 लोग जो पकड़े थे, आज 3-4 घंटे पहले तक की बात कर रहा हूँ, उसमें से बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर तकरीबन 60 के करीब जो लोग हैं वो इंडियन हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि वहाँ पर जो चाबहार के चक्कर में वहाँ पे जो लोग आए हुए हैं वो रॉ के मुबैना तौर पर एजेंट भी हो सकते हैं, और उनको पकड़ा गया है। और जो गाड़ियाँ पकड़ी हैं वो बड़े ट्रक टाइप हैं जिनकी ऊपर से छत खुलती है। तो वहाँ से पता लगा है कि वो उसके अंदर से जो है ड्रोन जो है वहाँ से वो फायर करते थे, वहाँ से उसको ऑपरेट करते थे। और इस तरह की बेशुमार गाड़ियाँ अब तक जो है ईरानी जो इंटेलिजेंस है वो पकड़ चुकी है। अब यहाँ पे ईरान को भी सोचना पड़ेगा कि भाई आपने इन लोगों को हमेशा मेहमान बना के रखा, अपना भाई बना के रखा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है इनकी प्रॉक्सीज़ यहाँ से जो हैं वो काम करती रहीं। यहीं से आपको पता है कितना बड़ा जासूस जो है वो हमारे पाकिस्तान में पकड़ा गया था। तो वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे होती रही, यहाँ से ये अपने नेटवर्क जो हैं वो ऑपरेट करते रहे। और उस वक़्त आपने अपने हमसाये पाकिस्तान का उस तरह ख्याल नहीं किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमारी जड़ें नहीं काटी, उन्होंने आप लोगों की जड़ें भी काटी। उन्होंने, अब ये साबित होता जा रहा है कि ये जो ईरान को अभी तक सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, ख़ास तौर पे उनकी जो ऊपर की जितनी भी क़यादत थी, उसकी शहादत की ज़िम्मेदारी जो है वो अंदर से हुई है। वहाँ से उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली और वहाँ से पिन पॉइंट करके उनके घरों के कमरों के अंदर उनको शहीद किया गया। तो ये फिर यही होता है कि जब आप सांप को दूध पिलाते हैं तो फिर सांप तो डसेगा, उसकी नेचर में तो ये डसना है। तो यहाँ पे ये भी बड़ा ज़रूरी है कि मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, जैसे दुबई है, जैसे सऊदी अरेबिया भी बड़ा वेलकम करता है इंडिया को, बड़े उनके साथ डील करता है, बिज़नेस करता है और उनको वहाँ पर नौकरी देता है। इसी तरह दुबई के अंदर इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। जहाँ जहाँ पे ये होंगे ये कोई ना कोई इस तरह की वारदात करेंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल ग्रुप है जिसमें अमेरिका, इजराइल और इंडिया, ये तीनों मिल के काम करते हैं। ये एक दूसरे के जो है वो बैक स्क्रैच करते हैं। इनके मफादात इस तरह के हैं। आपने देखा कि जब पाकिस्तान कि इंडिया की यहाँ पे जंग हुई या जो गाज़ा में होता था, उसको इंडिया के अंदर जो पब्लिक है, जो हिंदुत्व के लोग हैं, जो बिल्कुल छोटा दिमाग रखते हैं, उन लोगों का आपने देखा कि वो किस तरह जो है वो
वो जो गाज़ा के लोग थे उनका मजाक उड़ाते थे और वो शाबाश देते थे इज़राइल को, और इज़राइल के नारे लगाए जाते हैं। बहुत सारी और चीज़ें हैं, क्योंकि उसको अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो वीलॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो ईरानियन को भी ये चाहिए और बाकियों को भी चाहिए कि भाई, जैसे हमारे कुरान पाक में ये आता है कि भाई आप किसके साथ कारोबार कर सकते हैं, किसके साथ आप हमसाए में रह सकते हैं, और किसके साथ आप दोस्ती कर सकते हैं और किसको घर तक ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। जब मुशरिक और मुसलमान की दोस्ती उस तरह की नहीं हो सकती जिस तरह एक मुसलमान भाई या मुसलमान दोस्त की हो सकती है, क्योंकि उनसे कारोबार हो सकता है, उनसे अच्छे मरासम हो सकते हैं, उनके साथ नेबरहुड में रहा जा सकता है, हर चीज़ हो सकती है। तो यही वो चीज़ें हैं जो फिर बाद में डसती हैं, और इसी चीज़ ने ईरान को ढसा है जो आज ईरान की ये हालत हुई है। ठीक है, ईरान इस वक्त जो है वो फ़ाइट बैक कर रहा है और अल्लाह उसको कामयाबी भी दे, हमारी दुआएं भी ईरान के साथ हैं, लेकिन ईरान को भी अपनी जो गलतियाँ हैं उनके ऊपर गौर व फिक्र करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी।